हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 13th क्लास किए थे। यह क्लास टोटली आरआरबी एएलपी पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी एएलपी का एग्जाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास को अंत तक देखिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। यह साइंस स्पेशल सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस यहाँ पर होती हैं वह आप तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समूह के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी पोलेनियम, ऑप्शन सी सेलेनियम, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, जो सर्वाधिक अधात्विक गुण वाला तत्व है वह हो जाएगा क्या? तो ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। और आवर्त सारणी जो होती है पीरियोडिक टेबल, इसमें बाएं से दाएं जाने पर आध्यात्मिक गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती है। बाएं से दाएं जाने पर आध्यात्मिक गुणों में क्या होती है? तो वृद्धि होती है। और वर्ग में यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? धात्विक गुणों की मान में वृद्धि होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और आवर्त सारणी के बाएं धातुओं को बाएं में किसको रखते हैं? तो बाएं में मेटल को रखते हैं और दाएं साइड में किसको रखते हैं? तो नॉन मेटल को रखते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि आवर्त सारणी के बाएं साइड में मेटल को धातु को रखते हैं और जो दाएं साइड होता है पीरियोडिक टेबल का उसमें अधातुओं को रखा जाता है। इतनी बात आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? ऑप्शन ए यकृत कोशिकाएं, ऑप्शन बी आरबीसी, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी मस्तिष्क कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, डब्ल्यूबीसी जो होती है यह मानव कोशिका में अपने आकार को बदलने का क्षमता को रखता है। कौन? तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, इसे हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनेगा। ऑप्शन ए एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी बेरियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, जो एल्युमिनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसको विलयन में मिलाते हैं कि कौन से विलयन में? तो अमोनिया का विलयन में मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है हम सभी को। ठीक है, तो इसको क्या है? देखिए, एल्युमिनियम क्लोराइड अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या हो बनाता है? तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देता है जो सफेद अवक्षेप प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एल्युमिनियम क्लोराइड। ये अमोनिया का विलयन में मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनाता है। कैसे? तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन एक में है क्या यह अवतल गोलीय दर्पण है? कथन दो, इसकी फोकस दूरी धनात्मक है। ऑप्शन तीन, कथन तीन, यह एक अभिसारी दर्पण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। पूछा है इनमें से कौन से कथन सही है पूछा है। तो देखिए, यह अवतल गोलीय दर्पण है, ये तो एकदम सही है, यानी पहला वाला क्या है? सही है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या है? यह एक अभिसारी दर्पण है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और तीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक नंबर कथन एक और कथन तीन सही है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। देखिए, जो अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी
निगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। उत्तल का पॉजिटिव और अवतल का निगेटिव, ये आप लोग फोकस दूरी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? किसका? तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली के गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी मैक्सवेल के कर्क स्क्रू नियम, ऑप्शन सी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा जो निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा, उसके पास वाली उंगली तथा बीच वाली उंगली तीनों को एक दूसरे के लंबवत विस्तृत फैलाए तो जो अंगूठा है हमारा, ये जो अंगूठा है ये क्या है? ये चालक की गति की दिशा को बताता है। और अंगूठा के पास वाली जो उंगली है, अंगूठा के जो पास वाली जो उंगली जिसे हम लोग तर्जनी कहते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। और बीच वाली जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर जो होता है बीच वाली, ये प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इतनी बात आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। चलिए बाएं हाथ का नियम जान लेते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो होता है यह प्रेरित धारा की दिशा को बताता है, ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित करता है कौन? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है, इतना आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है यानी पॉसिबल है? ऑप्शन कथन एक, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं। कथन दो, चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं। कथन तीन, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए मान लीजिए ये एक चुंबक है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो इसमें जो चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं, ये संभव है, यानी पहला वाला जो है ये संभव है। चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं, ये भी संभव है, ठीक है। जो वृत्त जैसे मान लीजिए यहाँ से जो अंदर से जो इसकी धारा जो निकलती है ऐसे इसमें वृत्त की भांति कार्य करती हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये सकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं, ठीक है, ये सकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला और ये जो दूसरा ये भी राइट है। तीसरा क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती है, नहीं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कथन 1 और 2 क्या है? संभव है, यानी ये पॉसिबल है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः शोषण कर लिया जाता है? ऑप्शन ए लवण, ग्लूकोज, वसा और जल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल और प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी जल, ग्लूकोज, लवण और प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए मानव जो वृक्क होता है, ठीक है, वृक्क यानी किडनी, तो इसमें वृक्काणु यानी जो नेफ्रॉन होते हैं, कौन होते हैं? नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल जैसे पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, किसमें? तो ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल, ये सभी का क्या किया जाता है? पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक संरचना पाई जाती है, ठीक है, और वृक्क के माध्यम से ब्लड से यूरिया का छानना संभव बताया जाता है।
इतना आप लोग याद रखिएगा। और ब्रिक में क्या होता है, ब्रिक में यूरिन के छानने के बाद एक बार पुनः सूक्ष्म छानन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। आई होप आप लोग ब्रिक से संबंधित सभी बातें आप लोग को पता चल गई होगी। और ब्रिक की इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है, ये आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई दूरी विस्थापन अभिक्रिया में दी गई द्विविस्थापन, यहाँ हो गया द्वि होगा यानी द्विविस्थापन। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। ये जो ए और ये बी दिया गया है, इसके स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए AgNO3 KBr, AgHNO3 HBr NOH HBr NOOH। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, इसमें ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या क्या आएगा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले आएगा AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस KBr, ये मिलके क्या बनेंगे, तो ये मिलके बनेंगे AgBr प्लस KNO3, ये इसका राइट आंसर होगा। तो क्या बना, ए और बी के जगह पर हम लोग का क्या बना, देखिए ये ए और ए के जगह पर ये और बी के जगह पर ये, यानी सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम बेरियम, ये बन गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जो रासायनिक अभिक्रिया अभी हम लोगों ने देखा, अभी द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ये सब जो अभिक्रियाएं दी जाती हैं, समीकरण दी जाती हैं, इसको संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ऑप्शन ए स्थिर अनुपात को नियम को संतुष्ट करने के लिए, ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, ऑप्शन सी अभिकारकों और उत्पादों के उन द्रव्यमानों के अनुपात को दर्शाने के लिए जिस यह अभिक्रिया करते हैं, ऑप्शन डी अभिकारकों के उत्पादों के अन्य आयतनों को दर्शाने के लिए जिससे यह अभिक्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यकता द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए ही पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए ये हम लोग को समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत ये किसने दिया था, तो लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये आप लोग इतनी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। ऑप्शन ए प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश के परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण, तो प्रकीर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से गुजरती हैं तो माध्यम से आने वाले धूल कण या जलवाष्प की बूंदे द्वारा इसका बिखराव हो जाता है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा यह दूर तक गमन करता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। आप अगर क्लास अंत तक देख रहे हैं तो चैनल कमेंट करके बताइए कि टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मन लगाकर पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।